हेलो बच्चों आज आपकी कक्षा 8वीं का सैम्पल पेपर है गणित का, वो भी ठीक है। तो इसको हल करते हैं और उसको हल करने से पहले मैं आपको इसका पैटर्न समझा देती हूँ, जिसमें आपको अब तक पता चल चुका होगा कि आपके टोटल जो मार्क्स होंगे वह 40 मार्क्स का आपका पेपर आएगा, जिसमें से 1 से 10 तक के क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के होंगे। उसके बाद 11 से 13 तक के क्वेश्चन जो हैं आपके 2-2 मार्क्स के होंगे। 14 से 16 तक के क्वेश्चन जो हैं वह 3-3 मार्क्स के हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपके 17 से 19 तक के क्वेश्चन हैं वह आपके 5-5 मार्क्स के हैं। तो इस तरह से इन अंकों को जोड़ेंगे तो आपको कुल अंक 40 मिल जाएंगे, ठीक। तो ये प्रश्न पत्र आपको करने के लिए जो समय मिलेगा वो मिलेगा 1 घंटा और साथ में आधा घंटा और, यानी कुल 1.5 घंटा मिलेगा। तो आपने 1.5 घंटे में ये प्रश्न पत्र हल करना है, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। तो क्वेश्चन जो शुरू करते हैं तो देखिए पहला क्वेश्चन है वह लिखा है, गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखें। तो यहाँ आपने सिर्फ गुणधर्म का नाम बताना है, ठीक है। तो देखें पहला जो लिखा है -19 बटे में 29 गुणा में 29 माइनस 19, ठीक है, बराबर में आ गया है 1। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि गुणन के ये जो हमारे गुणधर्म है वो गुणन के हैं, तो आपको पता ही चल गया होगा कि गुणात्मक शब्द तो इसमें आना ही आना है, ठीक है। तो गुणात्मक हो गया। उसके बाद आप देख रहे हैं -19 बटे 29 को गुणा के बाद उल्टा करके लिखा गया है 29 बटे -19, जिसका आंसर इनको काट देंगे 29 से 29 और 19 से 19 तो 1 आता है। तो इस तरह ये क्या हो गया, इसका उल्टा हो गया, यानी प्रतिलोम है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रतिलोम। तो आंसर आपका आप समझ ही गए होंगे क्या हो गया, गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये आंसर देखें, ये चौथे ऑप्शन में आपको लिखा हुआ है तो ये गुणात्मक प्रतिलोम हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखें बच्चों योज्य प्रतिलोम भी लिखा हुआ है और ये गुणात्मक प्रतिलोम है। अब यहाँ बीच में जो आपका जो क्वेश्चन था उसमें गुणा का निशान है, इसलिए गुणात्मक प्रतिलोम ही आप आंसर लगाएंगे। और वैसे भी क्वेश्चन में गुणन के ही अंतर्गत गुणधर्म पूछे हैं। अगर मान लो ये ऐसा गुणन ना भी पूछा हो तो निशान आपने गुणा का जरूर ध्यान रखना है। योज्य प्रतिलोम जो होता है बच्चों वो मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है प्लस जो है उसको हमने बदलना होता है, मतलब प्लस का जो उल्टा होता है वह माइनस। मान लो जैसे आपके पास कोई संख्या है, 10 संख्या है, ठीक है। अगर आपसे 10 का योज्य प्रतिलोम पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे, उसका -10। और ये -10 आता कैसे है बच्चों, कि गुणन के अंतर्गत अगर हम किसी संख्या को -1 से गुणा करते हैं, ठीक है, ये गुणन का ही एक तरह से गुण होता है कि गुणन में अगर हम -1 से किसी भी संख्या को गुणा कर लेते हैं तो वह संख्या का गुणा की संख्या बदल जाती है। तो ये -10 उसका आंसर आएगा, इसी को योज्य प्रतिलोम कहा जाता है, ठीक है। तो आपने इन बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर योज्य प्रतिलोम नहीं पूछा गया, मतलब कि जो पूछा गया है वो आप इस क्वेश्चन का जो एग्ज़ाम ये दिया हुआ है उसको देख कर निकालेंगे कि आगे 1 आया हुआ है। योज्य प्रतिलोम में हमेशा -1 से उस संख्या की गुणा होगी और फिर जो आंसर आएगा वह आपका योज्य प्रतिलोम कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आंसर क्या आएगा आपका, गुणात्मक प्रतिलोम। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में जो लिखा है कि समीकरण हल कीजिए। तो समीकरण देखें बहुत आसान सा है, आपके जो 2.1 है उसका पहला ही क्वेश्चन है ये। यहाँ पर आपको x का मान निकालना है, ठीक है। 3x बराबर 2x + 18, ठीक। तो अब देखें ये x है, ये भी x है, तो इन दोनों को एक साइड ले आएंगे पहले। 3x माइनस 2x, अब ये 2x की आप साइड बदल रहे हैं, बराबर के निशान के इस तरफ ला रहे हैं लेफ़्ट साइड में, तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, बराबर में यहाँ 18 बचा रह गया, ठीक है। अब 3 में से 2 घटा देंगे तो 1x ही आएगा। 1x को आप क्या लिख सकते हैं, x ही लिख सकते हैं, है ना। तो x बराबर कितना बच गया, 18। कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आगे देखो x का मान सीधा आ गया 18, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया बच्चों इसमें, 18। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, हमेशा याद रखें जो भी समांतर चतुर्भुज होता है इस तरह से
इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करेंगे? समद्विभाजित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आंसर आपका समद्विभाजित आ जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन में लिखा है कि किसी घटना के सभी परिणाम आने की संभावना क्या कहलाती है। ठीक है, आपने यहाँ पर जो कहलाती है वो बताना है कि वो क्या कहलाएगी। कि तो किसी भी भावना को हम क्या कहते हैं? उसकी प्रायिकता, कि वह जो घटना है वह किस प्रायिकता से हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके आंसर हो गया। इसके बाद अगला देखें, संख्या 16 का वर्ग निकालना है आपने। तो वर्ग कैसे किन्हें कहते हैं बच्चों? मतलब कि वही संख्या को जब दूसरी संख्या से, मतलब जैसे आपने 16 है, इसके ऊपर छोटा सा 2 बना दिया जाता है, ऊपर करके लिखा जाता है इसे, तो ये वर्ग है। तो 16 का वर्ग का मतलब क्या हो गया कि 16 को आपने 16 से ही गुणा करना है। ठीक है, तो उसके बाद जो आपका आंसर आएगा वह कितना आ जाएगा? 256 आएगा। तो आपने ध्यान से ये अंक यहाँ पर देखना है। देखें, 257 भी लिखा है, ये 256 है, ये होगा, यहाँ 55 लिखा है, यहाँ 58 लिखा है। तो सारे अंकों को ध्यान से देखकर, अगर आपने गुणा में भी कोई गलती कर दी तो भी आपका गलत हो जाएगा। वैसे तो बच्चों ने याद भी कर लिए थे क्लास में, पर फिर भी अगर आपको याद ना हो तो आप गुणा करके देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है एक समबहुभुज जिसमें 4 भुजाएं हैं। देखें बच्चों, इसमें ये जो समबहुभुज वाला शब्द है इस पे आपने ध्यान देना है। सम मतलब समान, तो वह बहुभुज जिसकी चारों भुजाएं समान हैं, तो वह कौन सा होता है? आप सबको याद आ गया होगा कि क्या कहते हैं उसे? हम वर्ग, है ना। तो यहाँ आंसर आपका क्या आ जाएगा? वर्ग आ जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, आंकड़ों के 2 समूहों को एक साथ दर्शाने वाला आलेख। अब देखें यहाँ पर भी जो शब्द है 2 समूह, इस पे आपने ध्यान देना है। 2 समूह होने चाहिए आंकड़ों के, उनको एक ही साथ आपने दिखाना है। तो एक ही साथ जिस पे दिखाते हैं वह कहलाता है द्विदंड आलेख। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? द्विदंड आलेख। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में जो लिखा है संख्या 81 के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, बताना है आपने। तो देखिए, केवल इकाई अंक पूछा गया है, तो 81 या फिर कोई भी संख्या आपको दी गई है। मान लो यहाँ तो 81 लिखा है, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके पास 256 है, इतनी बड़ी संख्या है कोई, ठीक है, इस संख्या का वर्ग का इकाई अंक आपने बताना है। तो आपने कुछ नहीं करना बच्चों, सिर्फ इकाई अंक जो सबसे पीछे वाला जो अंक जिसे हम इकाई अंक कहते हैं उसकी उसी संख्या से बस गुना करनी है आपने। तो जैसे 6 की 6 से गुना करेंगे तो 36 आएगा। तो 36 का आपने सिर्फ जो इकाई अंक है वही लेना है, और वह जैसे 6 आ गया तो 256 का वर्ग का इकाई अंक 6 हो गया, है ना। ऐसे ही यहाँ पर जो पूछा है 81, तो आपने बिल्कुल भी इसको पूरा हल करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने 81 का जो एक इकाई अंक है उसको 1 से ही दोबारा गुना कर देंगे। तो 1 को किसी संख्या से गुना कर रहे हैं, 1 से गुना कर रहे हैं तो 1 ही आ जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ सीधा सा 1 आ गया बस। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इस तरह से आपने करना है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में सभी आयत वर्ग होते हैं। तो देखें बच्चों, यहाँ आयत लिखा है। आयत जो होते हैं उसकी आमने सामने यानी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, और वर्ग में अभी हमने 6ठे क्वेश्चन में देखा था कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग की, है ना। तो इसका मतलब ये सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते, है ना, तो इसलिए यहाँ असत्य आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है आपका, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। यहाँ ध्यान दें, विषम संख्या है तो कोई भी विषम संख्या का घन का मतलब वह संख्या, जैसे ऊपर हमने वर्ग निकाला था, तो अब यहाँ पर क्या है, जैसे मान लो 2 है, 2 का घन का मतलब ऊपर 3 लिखा जाएगा, और इसका मतलब क्या होगा कि 2 को 3 बार आपने गुणा करना है, तो जो उत्तर आएगा वह घन संख्या कहलाती है। तो गुणा कैसे करेंगे? 2 की 2 से गुणा करें पहले, 2 दूनी 4, और इस 4 की फिर 2 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा। तो इस तरह से 2 का घन कितना बना? 8। तो ऐसे ही यहाँ पर आपने बताना है कि किसी विषम संख्या का घन सम होता है। तो यहाँ ये गलत है बच्चों, ये असत्य आ जाएगा, क्योंकि विषम संख्या का घन भी विषम ही होता है, तो ये भी आपका असत्य है। तो दोनों ही ये असत्य हो गए आपके। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ आ गए होंगे। तो
यहाँ पर क्या है बच्चों कि मेरे पास एक मैडम का फ़ोन आया था, वो कह रही थी कि मैम सिर्फ आप इसका जो पेपर है उसको वैसे ही बना दिया करें, आंसर ना समझाएं। तो बच्चों देखो, मैं आंसर ये सोच के समझाती हूँ कि बच्चे जो है कुछ तो सीखेंगे, जब मैं समझा रही हूँ तो उनके दिमाग में कुछ तो जाएगा, ठीक है। तो अब कई बार क्या होता है, बच्चों को आंसर नहीं मिल पाते हैं तो वो क्वेश्चंस को छोड़ ही देते हैं। तो इसलिए कि भाई बच्चे क्वेश्चंस कोई छोड़े नहीं, मैंने यही सोचा है कि बच्चों को सभी आंसर्स मैं सॉल्व करवा दूं, ताकि वह इधर उधर ना भटकें, अपना टाइम वेस्ट ना करें आंसर ढूंढने में। तो देखें बच्चे, अगला जो क्वेश्चन है आपका, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करें। और किसका करना है? 64 का करना है, ठीक है। तो यहाँ घनमूल ज्ञात करना है बच्चों। तो घनमूल, अभी हम लोगों ने घन पढ़ा कि वह 3 बार कोई संख्या गुणा होगी तो वह घन बनती है। तो यहाँ इसका घनमूल ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड, मतलब इस तरह से 64 को आपने अभाज्य गुणनखंड निकाल के करना है। तो जैसे देखें कि ये 64 किससे भाग होगा? 2 से। तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 छिक 12, फिर 2 से 2 अठे 16, फिर 2 से 2 चौक 8। तो अब ये 4 जो आ गया, उसके बाद फिर से 2 से करते हैं, 2 दूनी 4, और फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2। तो इस तरह से अब आप ये सारे गिन लेंगे बच्चों कि ये आपके कितनी बार 2 आया है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बार। तो अब इसके अभाज्य गुणनखंड कितने बन गए? 6 बार 2। तो यहाँ आप 6 बार 2 लिखेंगे। तो 2, 2 और गुणा में 2, इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ क्योंकि घनमूल पूछा है, घनमूल यानी कि त्रिक पूरा होना चाहिए। त्रिक मतलब 3 बार। तो ये 2, 2, 3 बार और ये 2, 2, 3 बार। तो कितनी बार हो गया ये? 2 बार हो गए। त्रिक कितनी बनी हमारी? 2 बनी है। तो 2 गुणा में 2 कितना हो गया? 4। तो 64 का जो घनमूल हुआ बच्चों आपका, वह कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? जैसे यहाँ 64 लिखा, इसका घनमूल 3 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और 2 गुणा में 2, तो आ गया आपका 4, ठीक है। तो इस तरह से 4 जो है वह घनमूल है 64 का। तो इसको आप देख भी सकते हैं कि 4 को 3 बार गुणा करें आप, 4 ऐसे, 4 चौक 16, 16 चौके 64, तो आपका 64 ही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से 64 का घनमूल कितना आंसर आ गया? 4 ही आपको निकाल के दिखाना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संख्याओं 12, 13 के वर्ग के बीच कितनी संख्याएं हैं? देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, ठीक है। आप पूरी संख्याएं गिन भी सकते हैं, नहीं गिननी आती हैं तो आपके लिए छोटा सा बिल्कुल सिंपल सा सूत्र मैं बताती हूँ। तो देखें, यहाँ 12 है और 13, इनका वर्ग पहले तो हमें पता होना चाहिए। वर्ग अभी मैंने बताया आपको कि किसी संख्या का वर्ग उसी संख्या को उससे गुणा करने पर आता है। अगर आप 12 को 12 से गुणा करेंगे तो 144 आएगा, ठीक है। ऐसे ही 13 का अगर आप वर्ग निकालते हैं तो 169 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो 169 और 144, इन दोनों संख्याओं के बीच की जो संख्याएं हैं वह हमें बतानी है कि कितनी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि मान लें हमारा आप गिन लें संख्याएं, जैसे गिन सकते हैं 144 के बाद 145 आएगा, फिर 146, इस तरह से आप 169 तक गिन सकते हैं, ठीक है। और उसको लिखकर बता सकते हैं कि भाई इतनी आ गई संख्याएं। तो इसका सिंपल सा सूत्र जो होता है वह होता है कि आपका मान लो जो वर्ग पूछा है जैसे 12 का, तो ये मान ली संख्या हमने n, ठीक है। और उसके बाद 13 उसके अगली ही संख्या है, यानी कि n+1, ठीक है। n हमारा 12 है, 12 का वर्ग कितना हो गया हमारे पास? 144। n+1 जो है वह 13, तो उसका हो गया 169। तो हमने इसका आंसर निकालने के लिए क्या करते हैं, हम 2n लिख लेते हैं। 2n का मतलब क्या हो गया बच्चों कि ये n है हमारा, है ना। तो 2 गुणा में ये कितना है? 12, ये 12 हो गया। तो 2n लिखा, 12 दूनी कितना हो गया? 24। तो आपका आंसर बच्चों सीधा सीधा 24 आ गया। आपको ये 144, 169 इन सब की लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो कितना आसान हो गया, एक बार दोबारा देख लो। आप इसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। जैसे ये 12 है, इसको मान लिया हमने n बराबर 12 हो गया, और 13 इसके आगे वाला है, n+1 जो है वो हमारा है 13।
ठीक है। तो इसके बीच की संख्याएं हमने कैसे निकालनी है, 2n करके। तो 2 गुणा में आपने 12 लिख देना है क्योंकि n हमारा 12 है। ठीक है, तो 12 दूनी 24। अगर आप इनके बीच के वर्ग की लिखेंगे संख्याएं, जैसे 144 से लेकर 169 तक अगर आप संख्याएं लिखते हैं तो आपको वहाँ पर 24 ही संख्याएं मिलेंगी। ठीक है, तो इनको आप गिनकर लिख भी सकते हैं। इसमें आपने 144 पहली संख्या और ये 169 को बीच छोड़ देना है। बीच की केवल संख्याएं गिनी है क्योंकि बीच की संख्याएं पूछी गई हैं। ठीक है, तो आप 144, 145 इस तरह से 146, 47, 48 पूरा कहाँ तक लिखेंगे, 169 तक तब करें तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। उसकी बजाय आप देखेंगे सीधा सीधा सूत्र लगाएं और आंसर निकाल लें। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में है, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्न प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। तो पासा जो होता है आपको पता ही होगा, जो ऐसे वो आप लूडो खेलते हैं तो वो जो डाइस होता है उसको पासा कहा जाता है ना। तो यहाँ पर क्या घटना हो सकती है जब आप उस पासे को फेंकते हैं। तो देखो, पहला पूछा है एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं बच्चों, जो किसी से भाग ना होए, है ना। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो गई। अब आपने देखो पासे में संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 संख्याएं उस पर लिखी होती है। तो इनमें से आपने अभाज्य संख्याएं लिखनी है। तो अभाज्य संख्या आपकी कौन सी हो गई, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया और ये 5 हो गया। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्याएं आप इसके आंसर में लिख सकते हैं। एक ही पूछी है तो आप कोई भी एक भी लिख सकते हैं या ये चारों भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 5 से बड़ी संख्या जो नहीं है। तो देखो 5 ये लिखा है, इससे बड़ी संख्या नहीं है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 और 5 भी हो सकती है क्योंकि इन्होंने केवल बड़ी लिखा है, बराबर का नहीं दिया है ना। तो आप 5 तक की ये जब पाँचों संख्याएं लिख सकते हैं इसके आंसर में, सेकंड के ऑप्शन में कि 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, 6 को छोड़ देंगे क्योंकि 6 5 से बड़ी संख्या है। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में रैखिक समीकरण को हल करना है। ठीक है, ये आपके 2.2 के प्रश्न उत्तर हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखें, बहुत आसान सा है ये सवाल कि x - 5 बटे में 3 है बराबर में x - 3 बटे में 5 है। आपने कुछ खास ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस इसको सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, इस 5 की इस x - 5 से गुणा हो जाएगी। 5 गुणा में x - 5 बराबर में ये 3 की x - 3 से गुणा, 3 ब्रैकेट में x - 3। ठीक है, अब इसको बस आपने हल कर लेना है। हल कैसे करेंगे, जैसे चलो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, हल आप पूरा खुद करेंगे। x - 5 की 5 से गुणा हो गई बराबर में 3 गुणा में x - 3। ठीक है, तो अब इसको ब्रैकेट को खोलेंगे, 5 को x से गुणा करेंगे 5x, माइनस का निशान, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 बराबर 3 को x से गुणा करेंगे 3x और इस 3 को फिर इस 3 से भी गुणा करेंगे, माइनस का बीच में निशान, 3 तिया 9। तो अब इस सूत्र को आप हल कर सकते हैं। x वाले एक तरफ लिख लेंगे, जैसे 5x - 3x हो गया और इधर हो गया आपका -9 + 25। अब ये आगे आप खुद सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में जो लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 729 का वर्गमूल ज्ञात करें। अब आपको वर्गमूल ज्ञात करना है, तो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इस तरह से देखें, 729 के अभाज्य गुणनखंड निकालें। आप इनको गुणा करते मतलब भाग करते जाएं, जैसे ये 3 से होगा तो आगे इस तरह से जितनी बार आएंगे। वर्गमूल पूछा है तो 2-2 के जोड़े बना लेंगे। जो भी संख्या जैसे 3, 3, 3 कितनी बार भी आए तो 3 गुणा 3 इसके 2 की जगह 1 बार लिखना है। इस तरह जोड़े बना के आपने इसका वर्गमूल निकाल लेना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में जो आपका लिखा है 16वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 16वें क्वेश्चन में देखें कि एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। ठीक, तो यहाँ पर देखें कि जो समबाहुभुज है, कोई भी समबाहुभुज है, यहाँ पर उसकी भुजाएं नहीं दी हैं, वह भुजाएं हमें ही निकालनी हैं, है ना। तो बाह्य कोण, तो देखो मान लो ये मैंने त्रिभुज ही बना दिया है। ठीक है, त्रिभुज में ये बाह्य कोण है इसका, तो इसके इधर वाला जो कोण होता है और ये दोनों मिला के कितना 180 हो जाते हैं। या फिर अगर आप ऐसे देखें, ये बाह्य कोण और ये बाह्य इस तरफ ये बाह्य कोण,
ये कोई भी अगर हमारे पास समबहुभुज है उसकी जो बाह्य कोणों का जो माप होता है टोटल कितना होगा 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब एक कोण कितने का है 24 डिग्री का, तो आप बटे में इसके 24 से इसको भाग दे देंगे, आपकी आंसर आ जाएगा। ठीक है, कि कितनी भुजाएं होंगी, इसको काट लेंगे तो आंसर आपका निकल आएगा। अब ये आप खुद करेंगे। ठीक, इसके बाद अगला देखें, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करनी है आपने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो, मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ कि मान लो आपके पास कोई समांतर चतुर्भुज है इस तरह से ABCD, उसका आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अब समांतर चतुर्भुज की समक भुजाएं जो हैं वह बराबर हैं, समान अंतर की हैं। तो मान लो आपका जैसे ये A और ये B, एक ही कॉमन जब हमारे पास साइड होती है, ठीक है, तो उस साइड पे बनने वाले जो कोण होते हैं उनको आसन कोण कहा जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया है इन दोनों आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। तो मान लो हमने एंगल A प्लस एंगल B लिखा, तो इन दोनों आसन कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक, तो यानी कि A और B को जोड़ने पे हमारे पास 180 आना चाहिए। तो अनुपात में दिया है तो A हमें पता नहीं है, इसको मान लें हम 3x, और B जो है 2 है, तो यानी यहाँ 2x और बराबर 180। तो 3 और 2 कितना हो गया बच्चों, 5x बराबर 180। तो x का मान आप निकालने के लिए 180 को 5 से भाग दे देंगे। तो इसको 5 से भाग देंगे तो आपका कितना आ गया, जैसे 5 एकम 5, 5 3 15 और 3 30, ये आ गया 36। ठीक है, तो आपका ये एक जो x का मान आ गया 36। तो आपने 3x और 2x की वैल्यू अब निकालनी है, यानी कि 3 को 36 से गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ 108। ठीक है, और ऐसे ही 2x की मल्टीप्लाई करेंगे, 2x यानी कि 2 गुणा में 36। तो और इसको दोबारा से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ 3x अब आप निकालेंगे तो 3 गुणा में 36, इसका मान आपका आ गया 108 डिग्री। 2x जो आप निकालेंगे यानी 2 गुणा में 36, तो इसका माप आपके पास आ जाएगा 72 डिग्री। तो इस तरह से एंगल A जो है बच्चों वो आपका 108 डिग्री का हो गया, एंगल B जो है वो आपका 72 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर समांतर चतुर्भुज की भुजाएं पूछी थी। तो देखें बच्चों, ये A था, ये B, ये C और D। तो इस तरह से आप बाकियों को भी निकाल सकते हैं, B प्लस C कर सकते हैं। B आपको पता चल गया है 72, और C निकालने के लिए 180 में से उसको माइनस कर देंगे तो 108 ही आ जाएगा। ऐसे ही D निकाल सकते हैं, C प्लस D बराबर 180। तो C आपका आ गया है अब यहाँ 108, यानी कि ये आ जाएगा आपका 72। ठीक, तो इस तरह से आपके ये कोणों की माप आ जाएगी। ठीक, ABCD चारों कोण आपने निकाल के दिखाने हैं, चारों कोणों की माप लिखनी है। क्वेश्चन में सभी कोण पूछे हैं, तो A और B निकालने के बाद आप ये ना सोचें आपका क्वेश्चन पूरा हो गया है। आपने A, B, C और D चारों ही कोण निकालने हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 252 को गुणा करना है और यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। तो देखें, वर्ग जो है ऊपर हम जो है वर्गमूल निकालने के लिए मैंने आपको पहले भी समझाया है कि हमने क्या करना होता है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। जैसे 252 जो है इसके आपने पहले गुणनखंड निकाल लेने हैं। गुणनखंड निकालने के बाद आपकी कोई ना कोई एक संख्या जो है वह वर्ग के जोड़े नहीं बनाएगी। जैसे मान लो आपके पास 2 गुणा 2 आ रहा है, 2 गुणा 2 आ रहा है, तो लास्ट में एक संख्या अकेली बचेगी। तो जो संख्या अकेली आपकी बचती है उससे इस 252 को आपने गुणा करना है। ठीक है, उससे गुणा करने मतलब वही संख्या आपका पहला उत्तर होगी कि वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या। ठीक है, तो वह छोटी से छोटी संख्या पहले तो आपका एक आंसर हो गया। उसके बाद 252 से उस संख्या को गुणा करने के बाद वह पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी, तो गुणा करने पर जो आपका आंसर आएगा उसका वर्गमूल आपने निकाल के बताना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपका 19वां क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर बच्चों आपको एक पाई चार्ट बनाना है। ठीक है,
तो जो पाई चार्ट बनाना होता है वो आपको पता है, इस तरह से गोल सर्कल में जो चार्ट बनाते हैं, मतलब कि दिखाते हैं हम आंकड़ों को, तो वह पाई चार्ट कहलाता है। तो इसके लिए आपको हमेशा एक तो आपका जो संपूर्ण है, संपूर्ण टोटल कुल कितना है ये 720, इसका भाग निकालना होगा। यानी आपने एक इस तरह से सारणी बना लेनी है। तो यहाँ पर जो भी आपका आइटम है वो, जैसे मान लो पहला है सामान्य ब्रेड, उसमें लिखा है 320, तो ये संपूर्ण का कितने का भाग हुआ 720 का, तो 320 बटे में 720 लिखेंगे, आंसर निकालेंगे और फिर उससे केंद्रीय कोण निकालेंगे आप। केंद्रीय कोण निकालना ज़रूरी है, अगर केंद्रीय कोण नहीं निकलेगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर कितने डिग्री का आपने किस तरह से कोई कोण बनाना है। ठीक है, तो केंद्रीय कोण निकालने के लिए यहाँ से जैसे मान लो ये 0 से ये 0 कट गया, और जो आपका आंसर आता है यहाँ पर, जैसे इसको आगे और काटेंगे आप, तो आपका जो आंसर आएगा 720 के हिसाब से, और 320 को भाग करने पर ये आ जाएगा आपका 4/9। ठीक है, अब ये जो 4/9 आया है ना बच्चों, इसका केंद्रीय कोण निकालने के लिए आपने 360 डिग्री से इसे गुणा जरूर करना है। अब जब इसे गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखें ये कट जाएगा, 9 से ये कट गया, ये 4 36। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपका 4 चौक 16 और ये 0 साथ में, तो ये आ गया 160 डिग्री। तो अब यहाँ आप 160 डिग्री का कोण बनाएंगे, है ना। तो इसके लिए केंद्रीय कोण निकालना ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन आपका बच्चों जो आपके चौथा चैप्टर है उसके एग्जाम्पल में दिया हुआ है। तो आप ये इस तरह से पाई चार्ट बनाना उस एग्जाम्पल को देखकर सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसे ज़रूर सीखें पाई चार्ट को बनाना। धन्यवाद बच्चों। और साथ में अगर अब तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके पेपरों तक अभी आपको और भी मॉडल पेपर या सैम्पल पेपर मिलने वाले हैं जो आपकी तैयारी में बहुत मदद करेंगे। धन्यवाद बच्चों।